रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का, और माशाल्लाह आपकी मुस्कुराता चेहरा देख के हमें खुशी हो रही है कि अल्लाह आपको सेहत से नवाजो और मजीद आपको अच्छी सेहत दे। कोरोना से आपकी रिकवरी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है? अभी टाइम लगेगा थोड़ा, अभी तो आपकी मोहब्बत में आ गया हूँ और अभी ज़रा मेरे परफेक्ट नहीं हूँ, अभी थोड़ा फ़र्क है, महीना एक लगेगा अभी और कोरोना से वापस आते आते। चलिए, अल्लाह आपको सेहत दे, हम सब की दुआएं आपके साथ है इस हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से। आम लोगों के जो मसाइल हैं, अब आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम भी कुछ बदलता जा रहा है, कुछ मौसम अबर आलूद हुआ है, कुछ बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं। मौसम की तब्दीली, ये क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रही है? अगर आप सियासी क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं तो वो कोई नहीं हो रही। बारिशें सिंध में हो रही हैं, पंजाब में भी थोड़ी सी हुई, लाहौर में। जो अपोजिशन, क्योंकि आपने इतने सारे सवाल कर दिए हैं एक ही सांस में कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। जो फजलुर रहमान को नहीं मना सके, जो आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सके, जो फजलुर रहमान को पीछे नहीं चला सके। फजलुर रहमान कहता है मेरे पीछे चल के आओ, मेरे पीछे आओ, मैं आपके पीछे किया जाऊँ और दस्तखत करो कि पीछे नहीं भागोगे। जिस पर फजलुर रहमान एतबार नहीं करता उस पर कौम एतबार करेगी। वो दो बड़ी पार्टियां जिनका सियासत में अपोजिशन के टार्जन बने फिर रहे थे, वो फजलुर रहमान के पास चल कर गए हैं घुटनों के बल। उसने कहा नहीं, अब मेरे पीछे मैं आप अपनी पार्टियों का इजलास करता हूँ, फिर आपसे बात करूँ। यानी उसकी पार्टियां और ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक ही टाइप की पार्टियां हो गई हैं। इनको पता है लोगों ने नहीं निकलना। फजलुर रहमान मदरसों से तालिब इल्म ला निकाल सकता है। फजलुर रहमान में मदरसे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो उसमें तलबा हैं, उसको खाम खा वो तंग करेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मैंने पहले कहा था APC नहीं होने जा रही, मुहर्रम आ जाएगा, और मुहर्रम में आप देखेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये टैं टैं फिश है अपोजिशन, बिल्कुल। मैं फिर दोहराता हूँ, ये टैं टैं फिश है। ना इनके रिंग पिस्टनों में कचरा फंसा हुआ है, इनके बोनट जो हैं वो डैमेज हो चुके हुए हैं, इनका इंजन धुआं दे रहा है। ये बेकार किस्म के बातें कर रहे हैं आज के दौर में आके। और आज के दौर में आके ये अभी APC बुलाएंगे, फिर रहबर कमेटी होगी, फिर रहबर कमेटी होगी, फिर APC होगी। इतने में ट्रेन छूट जाएगी इनसे। मैं नहीं देख रहा अपोजिशन के हाथों इमरान खान को शिकस्त खाते हुए, और इमरान खान जो है 5 साल पूरे करता हुआ देख रहा हूँ। अब आपने सवाल इतने किए हैं कि मैं किस किस का मैं एक एक सवाल पे आता हूँ, आपको पूरा मौका इंशाल्लाह उस पे देते। मैं आपसे जानना चाहूँ शेख साहब, कुछ वफाकी वुज़रा ने कहा कि जब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने की बात आई तो आप उन वुज़रा में से थे। उस वक्त तकरीबन 3-4 के अलावा सभी ने 2-2 दफ़ा हाथ खड़ा करके कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दें। आपने भी कहा था कि भेज दो। अब कल दोबारा मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से बातचीत हो रही थी। क्या एक फिक्सेशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, नून लीग के साथ, मरियम नवाज के साथ, के पिछले 2 साल से इसी का जिक्र करते हैं, और जो हुकूमती मामलात हैं उस पर बातचीत, जब भी सवालात होते हैं तो बात इधर ही आके रुकती है। कहीं ये स्टेचर बढ़ा तो नहीं रहे बतौर अपोजिशन नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज का खुद, और इनके मुशीर कौन है जो कि इस तरह का मशवरा दे रहे हैं? देखें, अगर स्ट्रेचर भी बढ़ा रहे हैं तो उनमें इतनी एहलियत ही नहीं कि इसका इस्तेमाल। ये पत्थर लाते हैं, और पत्थर भी इस तरह लाते हैं कि सारे कैमरे दिखाते हैं। जैसे सब्जी मंडी वाले ने मंडी में सारे टमाटर और प्याज और आलू सजाए होते हैं, इसी तरह पत्थर थैलों में डाल के लाए जो कैमरे वालों ने दिखाया जी कि ये पत्थर लेके आए हैं। गुजारिश ये है कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मैंने पिछली कैबिनेट में इस बात पे वोट दिया था कि नवाज शरीफ को जाने दिया जाए। मैं उन चंद लोगों में शामिल था, और कल की कैबिनेट में भी मैंने एक मुख्तलिफ राय दी है, लेकिन मैं कैबिनेट के फैसले के साथ हूं कि उसको लाया जाए। ऐसी बकवास चिक में सारा आपने डाला हुआ है, आप एंकर्स ने। आप इशू खड़ा कर देते हैं, हम लोगों को पीछे लगा लेते हैं, हम भी पीछे लग जाते हैं। वो नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है। वो आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो वहां रहेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, वो पाकिस्तान आ जाएगा तो कौन सा उसको लिए, उसको उसका भाई नहीं लेने गया एयरपोर्ट पे। सर जी, हालात बदल गए हैं। आपने बड़ी ठीक बात कही है कि हमें इनको लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, इनका बिला वजह तस्करा भी नहीं करना चाहिए। तो आपने काबीना में ये मशवरा दिया कि
ऐसे ही तस्करा करते हैं, काबीना मीटिंग में डिस्कशन अब उनके बाहर हवाले से मुनासिब होती नहीं है ये बात करनी, अब बात मुनासिब नहीं है ये बात करनी। लेकिन मैं अकेली वोट का वजीर हूं, लेकिन अपनी बात करता हूं और इमरान खान का मशकूर हूं कि उसके माथे पे बल नहीं पड़ता और मेरी बात सुनता है। फैसला हो ना हो, चाहे वो चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला हो, खाई आटे की एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। मेरी वोट मुख्तलिफ थी और मैं इस चीनी और आटे की इंपोर्ट का बहुत पहले हामी था, लेकिन अभी भी हमसे देर हो गई। अगर हम 1-2 महीने पहले ये इंपोर्ट कर लेते तो आप देखेंगे आटे और चीनी की कीमतें, आटे की तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और चीनी की कीमतें भी ठीक हो जाएंगी। असल मसला ये है कि ये शुमारियात वाले जो है ना, इनका स्टेटा बड़ा गलत है। इनको पता ही नहीं है कि इनके पास आटा कितना। अब तो ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन से भी देखा जा सकता है कितने एकड़ में, कितने हेक्टर में गंदम लगी है, कितने में नहीं लगी है। लेकिन काम करने वाले लोग पाकिस्तान में अब कम हैं और काम का जज्बा बड़ा कमज़ोर है। लेकिन ये एक 26 को जहाज़ लग रहा है, एक 28 को जहाज़ लग रहा है। आप देखेंगे कि गंदम की कीमत और गंदम की शॉर्टेज नॉर्मल हो जाएगी। गंदम की तो हो जाएगी, चीनी का भी मसला हल हो जाएगा या चीनी चीनी के की भी मजीद? जहाज आने दें, ये भी ठीक हो जाएगा। ये जखीरा अंदोज जो हैं, ये जो 75 रुपए से 100 रुपए पे चीनी ले गए हैं, ये भी अपने साइज में आ जाएंगे। 5-10 रुपए तो कम हुई है, 5-10 रुपए और कम हो जाएगी। नहीं, चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि हमारी इतला तो ये है कि टीसीपी ने जो टेंडर फ्लोट किए थे उसमें जो भी बिडर्स आए उसमें से कोई भी काबिल कबूल नहीं था और जो लोकल मार्केट है उससे ज़्यादा प्राइस कोट हुई थी, तो इसलिए वो इंपोर्ट जो पॉइंट करनी थी चीनी, वो इंपोर्ट फिलहाल देखें तो वो नहीं हो 90 सकी। रुपए पे पड़ती है और खर्चा वगैरह लगा के 90 रुपए पे पड़ती है। मैं उस कमेटी का मेंबर हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गरीब को भी 10-15 रुपए की सब्सिडी दे दें, इमरान खान जरूर देगा सब्सिडी। आटे पे भी देगा, चीनी पे देगा। इनकी मौत वाकया करेगा जखीरा अंदोजों की। आटे पे भी सब्सिडी देंगे, चीनी पे भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? जहां इतने पैसे लुटा दिए पिछली हुकूमतों ने, चोरों, डाकुओं और लटेरों ने तबाह कर दिया, हमें टके टके का मोहताज कर दिया। वहां अगर गरीब को 10 रुपए किलो या 15 रुपए किलो सब्सिडी मिल गई तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो ये गरीब के लिए सस्ती कब होंगी चीजें? बिजली कब सस्ती होगी, चीनी कब सस्ती होगी, गंदम कब 15 दिन बिजली में का हो तो जाएगी, अभी महीने में, आईपीपी 2 का महीने आपने में? खुद बताया है। बस इंशाअल्लाह ताला ये साल तहरीक इंसाफ की तरक्की और बुलंदी का साल है। ऐसा क्या होने जा रहा है कि तरक्की आपको होती हुई नजर आ रही है बड़ी तेजी से? देखें, आईपीपीज का फैसला होने जा रहा है। दया मीर भाषा डैम में जॉब मिलने जा रही है, 1.5 लाख जॉब ML1 में मिलने जा रही हैं। एक्निक से अप्रूव हो गया। जहां आपने आईपीपी की बात की वहां आपको रेलवे नहीं नजर आती कि 150 साल के बाद नया ट्रैक बिछने जा रहा है। सारे सिग्नल खत्म हो रहे हैं, सारे फाटक खत्म हो रहे हैं, सारे नए सिग्नल पड़ रहे हैं। सारी नई 160 की स्पीड से मुल्तान कराची नहीं, कराची लाहौर 8 घंटे में हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और CPEC इससे ज़बरदस्त तरीके से लॉन्च होने जा रहा है और CPEC अथॉरिटी भी बेहतर तौर पे काम करेगी। और इमरान खान ने भी लोगों पे अब बाज़पुर शुरू की है जहाँ जहाँ से सही परफॉर्मेंस की रिपोर्टें नहीं आ रही। अच्छा, आपकी मिनिस्ट्री की तो रिपोर्ट से मुतमईन है, 2 साल कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर साहब, और आपने ML1 प्रोजेक्ट का जिक्र किया, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब आप ट्रेन चलाएंगे पाकिस्तान में, तो काफी लंबा प्रोजेक्ट नहीं है? देखें, लंबा तो फिर अच्छे काम तो लंबे ही होते हैं ना। इंजन लाया, खराब किया और फेंक दिया और ट्रैकर मशीनें लाई और ख़राब की। असल काम तो यही है जो अंग्रेज़ ने 1861 में छोड़ के गया, हमने उसको हाथ नहीं लगाया। अगर हम 100-100 किलोमीटर डालते रहते तो आज किसी काबिल होते। लोधरा से लाहौर तक, रायविंड तक भी मैंने ही डबल ट्रैक पिछली दफ़ा डाला था, वरना लोधरा से रायविंड तक सिंगल ट्रैक था जिसको मैंने डबल ट्रैक शुरू किया था। अब भी अल्लाह ने मुझसे काम लिया है कि सारे पाकिस्तान का ट्रैक नया बनने जा रहा है और सारा पाकिस्तान रेलवे में इनकलाब लाने जा रहा है और इसका क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को जाता है। जो शेख साहब, ये जब ट्रैक बनेगा यकीनन ये लोहे और स्टील इस्तेमाल होगा इसमें, तो ये किस फाउंड्री से आप इतना सारा लोहा लेंगे? मुझे तो नहीं पता, चाइनीज़ ने लेना है, मैंने तो नहीं लेना। चाइनीज़ ने लेना है। ये सारा सीमेंट यहाँ से इस्तेमाल होगा। 90% सामान जो है और 90% लेबर पाकिस्तान से इस्तेमाल होगी और सिर्फ ट्रैक को बाहर से आएगा और बाकी सारे स्लीपर वगैरह सब कुछ यहीं पे बनेगा। सारा सीमेंट सरिया यहीं से यूज होगा। सारे ब्रिज नए बनेंगे। ठीक है, लोग कब तक ये उम्मीद रखें कि आपके इस प्रोजेक्ट से
लोगों के लिए नौकरियां शुरू होंगी, अगले महीने से शुरू हो जाएंगी नौकरियां, इंडक्शन वगैरह कब से आप शुरू करेंगे? देखें, इस महीने तो टेंडर जाएगा, 60 दिन टेंडर के होते हैं, इंटरनेशनल टेंडर है। सो इस दिसंबर में शुरू हो जाएंगी या जनवरी के पहले हफ्ते में। और इससे कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगे आप पाकिस्तानियों के लिए? 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 1.5 लाख लोगों को। ये डायरेक्ट रोजगार जिनको मिलेगा? जी, डायरेक्ट मिलेगा। जी शेख साहब, कुछ काबीना की आपकी बात कर लेते हैं। महंगाई पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इस हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो आपको समझ आ रही है कि कोई इन प्लेस है? आपने कहा इंपोर्ट तो हो जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ है वो वाला मैकेनिज्म फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा? देखें जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियां घर में बैठ के इस्लामाबाद में रेट पे लगी रहती हैं। 11 चीज़ें गरीब को चाहिए: आटा, दाल, चीनी, हल्दी, मिर्च, नमक और इसी किस्म की सब्जी या कोई और जो गोश्त, उसने 11 चीज़ें उसको चाहिए। ये उसको सस्ती मिलें तो उसका खुदा पे दुआ, झोली उठा के वो दुआ करता है। बेसिक 2 चीज़ें, आटा और चीनी, वो हमारे से शॉर्ट हो गई, या वहाँ हमारे साथ हाथ हो गया, वहाँ हमारे साथ शुमारियात ने धोखा किया। और ये बात मैंने खान साहब से अर्ज़ की कि ये शुमारियात वालों पे ना जाएं। अब खान साहब ने कल कैबिनेट में ये बात कही कि शेख रशीद ठीक कहता था कि हमें ये सारे काम पहले कर लेने चाहिए थे। सो अब जो सूरत हाल है इंशाल्लाह ठीक होगी, चीनी भी ठीक होगी और आटा भी ठीक होगा। अच्छा शेख साहब, कुछ सियासत की भी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब, ज़रूर उनके जो केसेस हैं, इस पे भी काबीना में कोई बातचीत हुई, कोई ब्रीफिंग दी गई वजीर आजम को कि कितना स्ट्रॉन्ग केस? देखें, नवाज शरीफ की तो हुई और शहबाज शरीफ की ये हुई कि इसने जमानत दी है उसकी। देखें, शहबाज शरीफ ने पूरी कोशिश की कि 10 मिनट किसी जगह मिल जाएं उसको, वो नहीं मिले। शहबाज शरीफ का केस और हमजा शहबाज का केस सबसे ज्यादा संजीदा और सीरियस केस है, ये नहीं बच सकते। और ये 4 महीनों में बहुत सारे लोग नाअहल हो जाएंगे, 4 बहुत महीने सारे लोग या बरी हो जाएंगे। ये 30 दिसंबर तक मैंने कहा कि बहुत सारे लोग या बरी हो जाएंगे। 20 ही लोग हैं, 20 केसों का फैसला दिसंबर तक हो जाएगा। ये 10 बरी हो जाएंगे, 10 जेल चले जाएंगे, और ज्यादा चांसेस ये हैं कि 15 जेल चले जाएं और 5 बरी हों। अच्छा, सो 1 सितंबर को नवाज शरीफ का भी केस लगा हुआ है। असल फैसला नवाज शरीफ के केस पे भी हो जाएगा। ये 1 सितंबर को उनके 4 केसेस लगे हैं। अगर अगली तारीखें ना पड़ी तो इसका भी फैसला हो जाएगा कि जिस केस में बरी हुआ है उसकी समाअत दोबारा हो जाएगी, और जिसमें उसको सज़ा हुई है वो सज़ा पर दूसरा ठप्पा भी लग जाएगा या नहीं लगेगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये महीने जो हैं, ये मैं 1 नहीं 10 बार कह चुका हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चांस दे दें, 30 दिसंबर तक बहुत सारे केसेस का फैसला हो जाएगा। अच्छा, ये 15 जो जेल जाएंगे आपने जिक्र किया, ये तमाम अपोजिशन से ही होंगे? कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर उस वक्त तक देखें ना, अब 18 इतने सालों से ये केस तो नवाज शरीफ ने शुरू किए हुए हैं। इमरान खान ने तो कोई केस नहीं किया इस अपोजिशन के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ ही इन्होंने किए हुए हैं। और वही केस जो है आगे चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि अब ज़रा बेहतरी की तरफ नैब जा रही है और सरकार की तरफ भी नैब फिरेगी, टारजन दोनों तरफ फिरेगा। तहरीक इंसाफ के लीडरान भी आप देख रहे हैं नरगे में आते हुए? तहरीक इंसाफ के अगर आप बुजदार समझ रहे हैं तो मैं तो बुजदार की अभी इन्वेस्टिगेशन है, मैं उसको तो जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ, मैं तो उसको कायम दायम देख रहा हूँ। लेकिन और कई लोग जो हैं वो इन्हीं 3-4 महीनों में, यस यू आर राइट सर। कोई काबीना में भी शामिल है या काबीना में नहीं है? या रहे हैं या शामिल हैं, हो सकते हैं। जब गवर्नमेंट के नज़दीक होंगे तो काबीना में होना या ना होना तो कोई मैटर नहीं करता ना। सवाल तो ये है कि वो सरकार के साथ वाबस्ता हैं, और सरकार के साथ वाबस्ता हो सकते हैं। इसमें क्या है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, कोई शख्स उठ के किसी के खिलाफ दरखास्त दे सकता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती रहती है। शेख साहब, आपकी काबीना में बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग भी बैठे हैं, और ख़ास तौर पे जब IPPs की बात होती है, कमेटी तो बहुत अच्छी बन गई, उसने काम भी किया, रिकमेंडेशंस भी हो गई। मेरा ख्याल काबीना में आपके सामने अगले हफ्ते आ जाएगा या उससे अगले 1-2 हफ्तों में ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग हैं, ये उस कमेटी में भी जाके बैठते रहे, आपकी इतलात है कुछ इस हवाले से कि नहीं? देखें,
अगर उठ भी जाएं तो उनको पता होता है कि कैब कमेटी में क्या हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट समरियां तो पहले आ जाती हैं। अगर एक बंदा कहता जी मैं उठ के जा रहा हूं क्योंकि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लेकिन उसने समरी सारी पढ़ी होती है, उसको ये कहना कि मैं इस बात को उछालता हूं वहां, बल्कि उनको जोर दे के कहता हूं। ये चीनी वालों को तो मिल ओनरों को वहां ले आए थे, ईसीसी की मीटिंग के बाहर बिठाया हुआ था। मैंने कहा खबरदार कोई बंदा अंदर आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और वो बाहर से ही वो चले गए। वरना इनका ख्याल था कि वो हमें ब्रीफ करें कि शुगर के बारे में हमने क्या फैसले करने हैं, लेकिन वो उनकी एक्सपोर्ट हो गई, जो वो चाहते थे उनका फैसला हो गया, और अब वो केस नैप में है, देखें क्या बनता है वहाँ पे। शेख रशीद साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से जितने भी मसाइल आए हैं पीटीआई के, मोस्टली इसी वजह से ओरिजिनेट किए। आपकी इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई बात हुई, आपने कोई मशवरा दिया उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मैं कैबिनेट में बात खुल के करता हूँ, और ये इमरान खान की मेहरबानी है, और मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कभी मैंने अपनी राय को रोका नहीं, और इमरान खान ने कभी मुझे कुछ कहने से रोका नहीं। फैसला करना या ना करना काबीना का काम है। मेरी जो भी राय थी नवाज शरीफ के बारे में, लेकिन काबीना ने फैसला किया कि इसको वापस लाओ, मैं इसके साथ हूँ कि इसको वापस लाओ। इंसान को अपनी राय देनी चाहिए, जब राय पे फैसला हो जाए तो जो काबीना का फैसला है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान बुज़दार के साथ है, मैं बुज़दार के साथ खड़ा हूँ। अच्छा शेख साहब, 2 साल इस हुकूमत को मुकम्मल हो गए, जितने वादे किए थे आप लोगों में भी जाते हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वादे अभी तक 2 साल में जितने किए गए पूरे नहीं हुए, आइंदा पूरे हो जाएंगे? और कारकर्दगी 2 साल की आप किस तरह से रेट करते हैं? देखें, मैं तो इस साल को देख रहा हूँ जो शुरू हुआ है। इस साल में अगर पीटीआई ने और हमने कारकर्दगी ना दिखाई तो चौथा साल तो अगर हम सोने की सड़कें भी बना दें तो लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं जी तकिया है, इलेक्शन आया है ना, सड़कें बननियां पईयां, इलेक्शन आया है ना, गलियां पक्कियां हो रही हैं, इलेक्शन आया है ना, ट्यूबवेल लगने। उसका कोई फ़ायदा नहीं। यही साल है, इसमें हमने डिलीवर करना है, गरीब को सस्ती चीज़ पहुँचानी है, नौकरी देनी है। और सबसे देखें ना कराची में क्या हो रहा है, जो आदमी टीवी देख रहा है वो खून के आंसू रो रहा है कि औरतें किस किस्म की बातें कर रही हैं, और बूढ़े बूढ़े आदमी देखें ना। आप कैमरामैन सिलेक्ट कैसे आदमी को करते हैं, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, मैंने बगैर दाढ़ी के कोई बंदा ही नहीं देखा जो आप टीवी पे ला रहे हैं। मैं तो आपको दाद देता हूँ कि ऐसे बंदे को लाते हैं, यहाँ तक उसकी दाढ़ी है, बुनियान पहनी हुई है, पीछे से बुनियान फटी हुई है, और वो तबसरा कर रहा है पानी पे। तो कौन शक करेगा कि ये झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है? कोई शर्ट पैंट वाला बंदा तो होता नहीं, इतनी बड़ी बारिश आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी होता है, वो 200 गालियां देता है सिंध की हुकूमत को भी, और हमें भी, और एमक्यूएम को भी, और पीटीआई को भी, और पीपल्स पार्टी को भी। तीनों पार्टियों को एक ही रगड़े में वो रगड़ा दे रहा है, ब्लेड मार रहा है। सो इस सारी सूरत हाल में अब देखें 7 दिन से आप पानी पानी है टीवी पे, और उस पानी में अगर आप ये समझते हैं कि कराची के लोगों से कोई पूछेगा तो उसका मसला क्या, वो तो कहेगा पानी निकालो भाई, कोई नुमाइंदा नहीं। हम नाला लई पे गए, हमने 1 महीने, जी हम वर्कर हैं, लीडर नहीं हैं, हमने अपनी औकात कभी नहीं भूली, हम वर्कर हैं सियासी। हमने 1 महीना 10,000 डैम्पर निकाले हैं नाला लई में से। अल्लाह के फजल से लोग सुकून से सो सकते हैं, रावलपिंडी में सुकून से सोएं, हम जाग रहे हैं। हमने कश्तियों का इंतजाम रख के छुपा के झाड़ियों में रखी हुई हैं, फौज को अलर्ट रखा हुआ है अगर खुदा न खास्ता। और इसमें इंतजामिया ने, बैरिया टाउन ने, सब लोगों ने काम किया, और हमने उसकी विड्थ जो है 4 गुना बड़ी कर दी है। बिल्कुल, नाला लई में तो थोड़ी सी बारिश हो तो पिंडी के हालात काफी खराब हो जाते थे। 100-200 आदमी मर जाते हैं जी, 100 आदमी सैलाब में मरा नाला लई से। अल्लाह के फजल से एक मौत नहीं हुई, क्योंकि हम वर्कर हैं। हमने 2 महीने पहले मनसूबाबंदी की, दिन रात वहाँ शावर लगाए और उसको बड़ा किया और साफ किया। अब नाला लई प्रोजेक्ट भी थोड़े अरसे में इंशाल्लाह शुरू हो जाए। शेख साहब, ये काम कराची में भी हो सकता था, या वहाँ पे इतना पानी पानी है लेकिन चुल्लू भर पानी नहीं मिला वहाँ पे किसी को? मुझे पता नहीं जी, मैं कराची इतना वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं पहले जाया करता था जलसा शलसा करने के लिए, लेकिन किसी ने पता नहीं एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही दे रहे हैं। मैंने पिछले 3 महीने से कराची में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते देखा है, किसी को काम करते नहीं देखा। अब NDM में फ़ौज गई है तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन कराची का जब कोई पोर्शन आप भी दिखाते हैं, तीनों पार्टियों को लड़ाई झगड़ा ही दिखाते हैं। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात ऐसी नहीं है जिस पर मैं तबसरा कर सकूँ।
तो और शेख मैं साहब, कराची का इतना बिल्कुल वाकिफ ही सही। नहीं है। 2 साल में कश्मीर का जो मामला है उस हवाले से जो हुकूमती इकदाम हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि हुकूमत के अंदर भी कुछ आवाज़ें इस तरह की उठती हैं कि शायद हम बहुत कुछ कर सकते थे जो हमने नहीं किया। देखें, पीटीआई में थोड़ी बहुत टुक टक लगी रहती है, इनकी आदत है। कश्मीर पे इमरान खान ने और फॉरेन ऑफिस ने बहुत कुछ किया है। अब आप शीरी मजारी से मुझे लड़ाने लगे हैं। देखें, कश्मीर में जो इशू आया है, इमरान खान ने मुजफ्फराबाद खिताब किया है, यूनाइटेड नेशन में खिताब किया है। अब मैं अंदर की लड़ाई में खुदा के लिए मुझे तो ना घसीटें आप, इनको आपस में ही करते रहने दें। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने कश्मीर इशू पे ज़बरदस्त काम किया, फॉरेन ऑफिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। गो के सऊदी अरब के कल एम्बेसडर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद थोड़ा बहुत जो फ़र्क था वो कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जाने से ख़त्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज एंड तल्लकात हैं। आप टीवी पे खुल के कह सकते हैं कि हम यकजान दो काले में जिस तरह हम पहले थे वैसे ही हैं। $1 अरब हमने सिर्फ वापस आया है, $3 अरब कोई नहीं आए। और जो बात उसने कही है मैं कौम को अमानतन दे रहा हूँ कि एम्बेसडर ने मुझे कल आके मेरे दफ्तर में कहा कि शेख रशीद हम एक हैं और एक रहेंगे और इकट्ठे चले हैं और इकट्ठे चलेंगे। आप सऊदी सफीर की बात करें, उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी जी जी, वो और कल उन्होंने मेरे बताया दफ्तर आए कि थे तो तमाम उन्होंने चीज़ें ये अच्छी सारी हैं, बातें की। सब अच्छे की खबर है। तमाम चीज़ें ठीक हैं। आपका भी यही एनालिसिस है? मेरा भी, अब ज़ाहिर है मैंने तो एम्बेसडर को ही मानना है ना। ठीक। और फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे चैलेंजेस तो नहीं है इस वक्त हमारे सामने कुछ? देखें, सारी दुनिया कोई चैलेंज है। अब देखें ना, इंडिया जैसे कि नेपाल निकल रहा है, उधर से भूटान निकल रहा है, बांग्लादेश निकल रहा है, चीन के मुकाबले में इंडियन फौजें खड़ी हैं, चीन के मुकाबले में अमेरिका ट्रेड सैंक्शन लगाना चाहता है, चीन के मुकाबले में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान के साथ इंशाअल्लाह ताला चीन के तल्लकात तारीख़ी, अगर इम्तहान का वक्त आया तो पाकिस्तान और चीन जो हैं वो अपनी दोस्ती निभाएंगे। और इस वक्त इंडिया के 3 इलाके, लद्दाख में, गवा में, वो जो 3 के 3 इलाके जहाँ चाइनीज़ फ़ौजें खड़ी हैं, पहुँच गई हैं, वहाँ से वो पीछे नहीं हटी। और ये शोर जो है इस वक्त आप कह रहे हैं कि फॉरेन, सारी दुनिया में आप देख लें क्या हालात हैं। सो हमारा टर्की के साथ होना और कतर के साथ बातचीत करना और हमारा सारे दुनिया के साथ तल्लकात रखना, ये भी बाज़ औकात हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए मसले का बायस बनते हैं। लेकिन एक बड़े मुल्क को, पाकिस्तान को, सब कुछ सोच समझ के करना, और मेरे ख्याल है इमरान खान और फॉरेन ऑफिस बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा शेख साहब, एक और आपसे चीज़ जानना चाहेंगे। जो तहकीकात हो रही हैं उसमें जहांगीर तरीन साहब, उनकी शुगर मिल, ख़ानदान के दीगर अफराद, उनकी कंपनी, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की तहकीकात लॉन्च हो गई हैं। आप समझते हैं ये तहकीकात जो है किसी नतीजे पे पहुंचेंगी? अरशद शरीफ, आपको सारी बातें पता होती हैं, आप ऐसे ही, आपको अपना प्रोग्राम अलग ही करना चाहिए। जहांगीर तरीन के साथ जो हो गया वो काफ़ी है। तहकीकातें शकीकातें बात की बात हैं। जितना आपने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया, जितना इमेज उसको रुसवा कर दिया आपने, एक बंदे के पास इज्जत ही होती है। अब क्या है, नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ रोज़ कॉफ़ी की तस्वीर बताओ या हाइड पार्क में सैर कर रहे, लोगों तो पता है ना कि मुजरम है, भागा हुआ पाकिस्तान से। सो अगर वो बरी भी हो जाता है जहांगीर तरीन, लो, लेकिन जो ठप्पे आपने लगा दिए हैं उस पर, वो तो धुलते धुलते भी कई साल लग मैंने नहीं, ये तो वजीर आजम ने तहकीकात ऑर्डर किए हैं, FIA तहकीकात कर रही है, मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है शेख साहब? आपने भी आपने भी किया। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया।